बंधु, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे काल विभाजन की। पिछले क्लास में आपने देखा होगा काल विभाजन से पहले हमने हिंदी साहित्य की विकास परंपरा की बात की थी। सबसे पहले हमने हिंदी भाषा के उद्भव की बात की, उसके बाद हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा की हमने चर्चा की पिछले क्लास में। और लेखन परंपरा में जो गार्स्य दत्तासी से प्रारंभ होकर डॉक्टर नगेंद्र तक 1974 तक की हमने चर्चा की थी। उसके बाद आगे का जो वर्तमान समय है, संदर्भ है, वो भी हम पढ़ेंगे, वर्तमान समय तक की चर्चा। लेकिन इतिहास लेखन में वहां तक का जो समय आता है वो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। यदि आप सीक्वेंस से नहीं देखते तो मेरा रिक्वेस्ट है कि निश्चित रूप से आप सीक्वेंस से उस क्लास को देखिए, जैसे आप रोज पढ़ते हैं अपनी क्लास में, जैसे लाइव क्लास में पढ़ते हैं, उसी प्रकार से लाइव क्लास की ही रिकॉर्डिंग आपके पास में जो उपलब्ध है, तो बिल्कुल आप सीक्वेंस से पढ़िए, नहीं कि बीच में एक क्लास आपने छोड़ दी और आज की क्लास में आप उसको एक बार कदम दर कदम आप आगे बढ़ते रहिए। काल विभाजन, सबसे पहले यदि हम बात करें, देखते हैं हम काल विभाजन का जो पहला प्रयास किया गया था वो सर जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था, जो मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। और उसके बाद तो विभिन्न विद्वानों ने काल विभाजन का कार्य किया, उसके बाद में तो विभिन्न विद्वानों ने काल विभाजन का कार्य किया, लेकिन फ्रेंच विद्वान ने काल विभाजन का कार्य नहीं किया था, गार्स्य दत्तासी ने। ठीक है, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में काल विभाजन का कार्य नहीं किया था। पहली बार जो है सर जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में इसका काल विभाजन का प्रयास किया गया था। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा जिसका प्रकाशन होता है यहाँ पर, उस संस्था के द्वारा जिसका प्रकाशन किया गया था। तो किन किन लोगों ने किस किस ढंग से काल का विभाजन किया, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये चर्चा करेंगे पूर्व पीठिका की। यदि हम चर्चा करें, मतलब इससे पहले काल विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो यदि हम काल विभाजन की आवश्यकता पर चर्चा करें तो हम कहेंगे भाई, जब तक किसी भी चीज के काल का निर्धारण नहीं होगा, जब तक किसी भी वस्तु स्थिति के काल का विभाजन नहीं होगा, तो समस्याओं का समाधान कैसे होगा। विभाजन तो आपको करना पड़ेगा ना। यदि हम हिंदी के उद्भव की बात करें और हम नहीं पढ़ते पहले कि भाई संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शौरसेनी, पूर्वी पश्चिमी हिंदी इस तरह से निकली यहाँ पर, तो फिर आपको कैसे पता चला कि पहले कौन सी आई, बाद में कौन सी आई, किस काल में क्या हुआ और किस काल में क्या हुआ। यदि हम यहाँ काल विभाजन की चर्चा नहीं करेंगे तो फिर हम ये पढ़ेंगे कि गार्स्य दत्तासी पहले था, द मॉडर्न वर्नाक्युलर ऑफ हिंदुस्तान के लिटरेचर के रचनाकार जो है जॉर्ज ग्रियर्सन पहले थे, या मिश्र बंधु विनोद के रचनाकार मिश्र बंधु पहले थे, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्थान बाद में और पहले आया। ये चीजें सब इनका निर्धारण करने के लिए काल के विभाजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब काल नहीं होगा, काल का निर्धारण नहीं होगा, तो आप चीज का निर्णय ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सी चीज पहले सही थी, उसके बाद विकास हुआ, या उसके बाद उत्तरोत्तर प्रगति होती गई, या उसके बाद उत्तरोत्तर उसका मतलब पतन होता गया। तो ये चीजें तो हमें काल के विभाजन के बाद ही पता चलेगी। इसलिए यदि हम काल विभाजन की पूर्व पीठिका की चर्चा करें तो हम ये कहेंगे कि काल विभाजन इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि इससे व्यवस्थाओं का निर्माण होता है, व्यवस्थाएं बनी रहती है। आगे चल के एक सीक्वेंस, एक सीरीज के माध्यम से हम ठीक ढंग से निर्धारण कर पाते हैं कि कौन से समय में कौन सा कार्य हुआ, किस समय में अधिक कार्य हुआ इस इतिहास पर, और किस समय में कम कार्य हुआ। इसलिए काल का विभाजन बहुत आवश्यक है। तो काल विभाजन में सबसे पहले हम वास्तविक काल की बात करते हैं। हमने कहा कि अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने ढंग से काल के विभाजन करने का प्रयास किया, अपने अपने ढंग से काल का विभाजन करने का प्रयास किया। आपको भी यदि कोई शोध करना हो तो आप निष्कर्ष इन सारी चीजों का निकालेंगे और उसके बाद आपका जो मन होगा उस पर आप अपने तथ्य और अपने आंकड़े देंगे। यहाँ पर कष्ट साध्य प्रयास होता है, वही व्यक्ति इस फील्ड में काम करेगा जिसने शोध किया हो, जिसने रिसर्च किया हो। आपने भी यदि कभी एमफिल और पीएचडी वगैरह का प्रावधान है, यदि किया है, तो निश्चित रूप से इस तरह का विषय आपने देखे होंगे। आपका जो शोध का विषय रहा होगा उसमें आपने उन तथ्यों को निकाला होगा जो आपसे पूर्ववर्ती विद्वानों ने नहीं निकाले थे। ठीक है, अन्यथा कॉपी पेस्ट भी होता रहा है। आदिकाल, यदि मैं वास्तविक काल की बात करता हूं, आदिकाल वास्तविक किसी विद्वान का नाम नहीं है कि उसके अनुसार बताइए, फलां के अनुसार या उसके अनुसार, ए के अनुसार बी या सी के अनुसार डी, कुछ नहीं है। यदि वास्तविक काल विभाजन की बात करते हैं तो आदिकाल को हम 1000 से लेकर के 1350 के आसपास मानते हैं। ठीक है, भक्ति काल 1350 से 1650 मानते हैं, रीति काल 1650 से 1850, और आधुनिक काल जो है वो 1850 से अद्यतन यानी आज तक मानते हैं। ठीक है, ये वास्तविक काल विभाजन है। किसी भी व्यक्ति का निर्धारण नहीं किया जाता। यदि किसी व्यक्ति का नाम नहीं आता कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय बताइए, है ना, या फिर किसी व्यक्ति के अनुसार रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अतिरिक्त किसी और व्यक्ति के अनुसार उसका काल बताइए, रीति काल का समय बताइए, तो आपको ये देना है। नाम नहीं पूछा जाए, और नाम पूछा जाए तो उन्होंने जो कहा है वो आपको देना है। मिश्र बंधुओं के अनुसार यदि हम सबसे पहले चर्चा करें, मिश्र बंधु, 3 मिश्र बंधु, चामदेव, सुखदेव, बिहारी और गणेश बिहारी मिश्र बंधु। मिश्र बंधु नवरत्न भी आपको ध्यान रखना है, मिश्र बंधु विनोद भी आपको ध्यान रखना है। एक का प्रकाशन 4 खंडों में, एक 1910 में अलग करती है। आरंभिक काल की यदि हम चर्चा करें तो पूर्व आरंभिक 700 से लेकर 1343 विक्रमी संवत है। ध्यान रखना, विक्रमी संवत जो है 57
साल पहले चलता है और अपनी जो सन है ईस्वी वाली वो 57 साल बाद में चलती है। पता होगा आपको, नहीं पता जो नए शिक्षार्थी उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। पता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता, 57 साल पहले विक्रमी संवत होता है और 57 साल बाद अपनी ईस्वी चलती है। उत्तर प्रारंभिक काल की यदि आरंभिक काल की बात करें 1344 से और 1444 विक्रमी संवत तक। मतलब ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि मिस्र बंधुओं ने किस किस ढंग से उसका विभाजन किया। अलंकृत काल किन्होंने कहा, परिवर्तन काल किन्होंने कहा, माध्यमिक काल किन्होंने कहा, आरंभिक काल किन्होंने कहा, ये सब है मिस्र बंधुओं की चर्चा चली। माध्यमिक काल में पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 और उत्तर माध्यमिक काल 1561 से 1680। कुछ नहीं समझाने का, आंकड़े हैं, याद करने, आंकड़े हैं, याद करने पड़ेंगे। अलंकृत काल इन्होंने कहा यहाँ पर पूर्व में 1681 से 1790 और उत्तर में 1791 से 1889। ये सवाल बनता है कि अलंकृत काल इनमें से किसने कहा, नाम दिया। परिवर्तन काल का नाम किसने दिया, परिवर्तन काल की अवधि क्या रही है, परिवर्तन काल का संबंध किन विद्वानों से रहा है, कौन सी कृति में इनका वर्णन हुआ है, ये सारे विभिन्न प्रकार के सवाल बनते हैं। परिवर्तन 1890 से 1925 और उत्तर परिवर्तन 1926 से अद्यतन यानी आज तक मिस्र बंधुओं के अनुसार जो है ये काल विभाजन 4 खंडों में काल का विभाजन किया गया और ये काल उन्होंने नामकरण उन्होंने दिया। आचार्य शुक्ल की यदि हम चर्चा करते हैं, आचार्य शुक्ल ने, हमने पहले कहा था कि आंकड़ों को आधार बनाया, तथ्यों को आधार बनाया। आचार्य शुक्ल की एक खास बात रही कि जो पूर्व के आंकड़े थे उनको लिया उन्होंने, जो पूर्व के आंकड़े थे उन्हीं को लिया, उन्हीं में से निष्कर्ष निकाला और उन्हीं में से निष्कर्ष निकाल करके अपनी अलग से व्यवस्था निर्धारित कर दी। क्यों किया उन्होंने ऐसा, शोध का विषय आज भी है, ठीक है। मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन ये जरूर है, पहले भी मैंने कहा, फिर एक बार बिल्कुल मुक्त कंठ से मैं कह रहा हूं कि मतलब आप अपने ढंग से एक चीज को निकालते हो, उसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रयास होता है और आप किसी दूसरे सामने वाली चीज में से काट छांट करके और अपने तथ्यों को निर्धारित कर देते हो, उसमें उतना कष्ट साध्य प्रयास नहीं होता जितना होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो इन्होंने खुद इस चीज को स्वीकार किया है कि मैंने अपने पूर्ववर्ती जितने भी रचनाकार है उनके तथ्यों को इकट्ठा किया और उसमें से मैंने अपना निष्कर्ष निकाला। जरूर कोई शोध रहा होगा, कोई वैज्ञानिक तथ्य रहा होगा, कोई वैज्ञानिक सोच रही होगी, कुछ भी रहा होगा, लेकिन उन्होंने अपने ढंग से काल का निर्धारण किया और थोड़ा थोड़ा परिवर्तन, जो वास्तविक काल हमारा होता है उसमें थोड़ा थोड़ा 25 सालों के आसपास का परिवर्तन इन्होंने किया, ठीक है। शोध का विषय यहाँ पर क्यों किया, या फिर इनके जो तथ्य हैं उन तथ्यों को आपको पढ़ना चाहिए कि इन्होंने किसको आधार मान करके इसका किया। 1050 से 1375 वहां पर जब हम वास्तविक काल की बात करते हैं तो देखिए, हम यहाँ पर 1000 से 1350 की बात करते हैं, 1350 से 1650 की बात करते हैं, 1650 से 1850 की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यदि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं 1050 से 1375, 1350 नहीं माना, 1375, 25 साल में क्या नजर आया होगा इनको, ठीक है। वो एक शोध का विषय, मैंने कहा हर बार ये शोध के विषय होते हैं और हम लोगों ने रिसर्च किया, शोध किया 30 वर्षों से, विभिन्न प्रकार से हम भी अपना शोध कर रहे हैं यहाँ पर इस विषय में लेकर के, फील्ड में लेकर के, ठीक है। वो जब शोधपरक पद्धति होती है, जहाँ सेमिनार्स होती है, जहाँ पर संगठन होते हैं, जहां पर वाद विवाद होता है, जहां पर डिस्कस होता है, ठीक है, जहां पर अपने पेपर प्रेजेंट करने होते हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश करने होते हैं, वहां ये सारी चीजें निकल करके आती है। जरूर आप पढ़िएगा, इसलिए आपके लिए समस्यात्मक चीजें मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि आपके सारे ये चीजें आगे काम आने वाली हैं। यदि आप इस फील्ड में रहना चाहते हो, बने रहना चाहते हो और यदि नौकरी प्राप्त करके आराम से बैठना चाहते हो तो मेरी शुभकामनाएं। भक्ति काल 1375 से 1700, ठीक है। वहां देखिए 1350 से 1650 का समय था, लेकिन यहाँ 1375 से 1700 का समय हो जाता है। आचार्य शुक्ल की हम चर्चा करें, रीतिकाल 1700-1900, यहाँ भी 50 सालों का अंतराल आपको, और गद्यकाल 1900 से 1984। वहां हम अद्यतन की बात करते हैं, ये 1984 तक मानते हैं और 84 के बाद में एक नया दृष्टिकोण जो हम आधुनिक साहित्य में पढ़ेंगे, यहाँ पर आचार्य शुक्ल की कहानी है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इन्होंने नाम भी अलग दिया, देखिए वीर गाथा काल की बात कर रहे हैं हम, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल है यहाँ पर, ठीक है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की यदि हम बात करते हैं तो संधि काल, चारण काल, ठीक है, भक्ति काल और रीति काल इन्होंने नाम दिया। यहाँ पर प्रारंभिक 2 नाम जो है वो आपको देखने हैं। संधि काल 750 से 1000 विक्रमी संवत की बात है, चारण काल 1000 से 1375 विक्रमी संवत, भक्ति काल 1375 से 1700 और रीति काल 1700 से 1900 यहाँ पर, ठीक है। अलग अलग काम, इन काल की प्रवृत्तियां हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन ये सिर्फ रटने का विषय, बहुत ज्यादा इसमें मेरा समझाने का विषय कुछ भी नहीं है। गणपति चंद्र के अनुसार यदि बात करूं तो प्रारंभिक, मध्यकाल, आधुनिक और भारतेंदु काल। प्रारंभिक काल 1184 से 1350 ईस्वी की बात कर रहे हैं, मध्यकाल 1350 से 1500 और उत्तर मध्यकाल 1500 से 1857 यहाँ पर, ये गणपति चंद्र के अनुसार है। हमने कहा कि हर व्यक्ति की अपनी अलग विचारधारा है, हर व्यक्ति की अपनी अलग सोच है, हर व्यक्ति का अपना अलग शोध है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग रिसर्च है यहाँ पर, उसके आधार पर इन्होंने दिया। आधुनिक काल 1850 से अद्यतन यानी आज तक ही मानते हैं ये भी, और भारतेंदु काल 1850 से 1900 जिसमें राष्ट्रीयता का बोलबाला रहा। एक क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक काल में कौन सी विधा सबसे अधिक विकसित हुई, ठीक है।
रीति काल में कौन सी विधा सबसे अधिक विकसित हुई, जैसे हम कौन सी प्रवृत्ति सबसे, जैसे हम श्रृंगार की बात करते हैं। आदि काल में हम वीर गाथा काल कहते हैं, हम वीरता की चित्रण करते हैं। भक्ति काल में हम भक्ति के स्वरूप को देखते हैं, ठीक है। और नए दौर में नई कविता में तो फिर पुनः एक बार वापस सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं यहाँ पर। तो ये अपनी अपनी एक मूल प्रवृत्ति रही है। भारतेंदु काल की जो मूल प्रवृत्ति थी वो राष्ट्रीयता, क्योंकि यहाँ पर कूट कूट करके राष्ट्रीयता भरी दिखाई देती है हमें भारतेंदु काल। द्विवेदी काल 1900 से 1920 तक, ठीक है, द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इसमें नव जागरण का दृष्टिकोण हमें देखना पड़ता है। 1903 से 1920 तक खुद पत्रिका का संपादन किया था यहाँ पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। छायावाद 1920 से 1936, रहस्यवाद ठीक है, छायावाद जो है 1920 से 1936, और इसमें रहस्यवाद जो है वो मूल प्रकृति निकल के आई। जब हम इसको पढ़ेंगे तो आगे हम चर्चा करेंगे। यदि आपने बहुत गौर से पढ़ा होगा आधुनिक काल को, तो आपने देखा होगा कि जयशंकर प्रसाद की कृति झरना जो है 1918 में प्रकाशित होती है। जयशंकर प्रसाद की कृति झरना 1918 में प्रकाशित होती है। और विद्वान मानते हैं कि झरना नामक जो कृति है वहां से छायावाद का प्रारंभ होता है। तो जब झरना नामक कृति से छायावाद का प्रारंभ होता है तो 1918 से छायावाद होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम मूल छायावाद के दृष्टिकोण को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, 1920 से 1936 को ही हम छायावाद के काल को देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसमें रहस्य का उद्घाटन होता है। लेकिन यदि हम झरना को पहली कृति मानते हैं, छायावाद की पहली कृति जयशंकर प्रसाद की मानते हैं, तो 1918 से हमें मानना पड़ेगा यहाँ पर। वो 1800 से ही हमें वो दृष्टिकोण देखना है। लेकिन जब मूल स्वरूप पढ़ते हैं तो 1920 से लगाते हैं 2 सालों का अंतराल, ध्यान रखेगा आप इसको। सवाल किसी भी ढंग से पूछा जा सकता है। प्रगतिवाद 1936 से 1943, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। मूल प्रकृति प्रगतिवाद की शोषण के विरुद्ध, जो नारी पर्दे में थे उसको हमने बाहर निकालने का प्रयास किया, ठीक है। जो जमींदार लोग, जो किसान लोगों का शोषण करते थे, उनको पूर्ण रूप से शोषण को हमने बंद किया। ये प्रगतिवाद था, ठीक है। एक किसान जो है, छोटा सा बच्चा जो है पास में मेड़ पर सो रहा होता है, यहाँ पर उसकी माँ जो है किसान के खेतों में काम कर रही होती है। किसान मतलब जो भी है जमींदार के खेतों में काम कर रही होती है। वो जो जमींदार है वो उस किसान की मतलब उस बच्चे की माँ से, उस किसान औरत से, उस गरीब मजदूर औरत से अपने जूते साफ करवाता है और उसको अपशब्द का प्रयोग करता है। वहाँ एक छोटा सा बच्चा उठाता और पत्थर फेंकता है, किसान के मारता है यहाँ पर, सॉरी जमींदार के मारता है यहाँ पर। ये मूल रूप से प्रगतिवाद था, ठीक है। ये मैं कविता की कहानी बता रहा हूं आपको, लेकिन इस तरह से, इस तरह का मतलब हम शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो ऐसे तथ्य निकल करके आते हैं। यहां से प्रगति प्रारंभ होती है। नारी को शोषण से मुक्त किया गया, ये प्रगति है, ठीक है। गरीब व्यक्तियों को शोषण से मुक्त किया गया, ये प्रगति का उदाहरण है यहाँ पर, ठीक है। छोटा बच्चा जो है अपनी माँ के साथ जो अहित होता देखता है तो मालिकों के खिलाफ आवाज उठाता है, ये प्रगतिवाद है यहाँ पर। तो व्यक्ति दबा हुआ नहीं, अब व्यक्ति दबा और कुचला नहीं है, अब अपने अधिकारों की मांग करने लगा, ये प्रगतिवाद है। प्रयोगवाद 1943 से 53 के बीच में विकासवाद का नया रूप हमें देखने को मिलता है। जब हम इन वादों को पढ़ेंगे वहां पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम काल का विभाजन कर रहे हैं, कंप्लीट चीजें पढ़ेंगे, एक एक हिंट में दे रहा हूं। द्विवेदी काल में नव जागरण हुआ, छायावाद में रहस्य का वर्णन हुआ। छायावाद की हम बात करेंगे, जयशंकर प्रसाद की चर्चा करेंगे, महादेव वर्मा की बात करेंगे, सुमित्रानंद पंत की चर्चा करेंगे, निराला की चर्चा करेंगे। छायावाद का चौथा स्तंभ कौन है इसकी हम चर्चा करेंगे, समस्यात्मक आपके लिए छोड़ रहा हूँ। लेकिन जब पढ़ेंगे, फिलहाल हम यहाँ पर पढ़ नहीं रहे हैं इस बात को, फिलहाल हम यहाँ पर नामकरण कर रहे हैं, काल का विभाजन कर रहे हैं। प्रगतिवाद की मैंने बात भाई, प्रयोगवाद में विकास का नया स्वरूप हमें देखने को मिला। हर नई चीज पर प्रयोग किया, हर नई विषय वस्तु पर प्रयोग किया। प्रयोगवाद में हर नई विषय वस्तु पर प्रयोग का तात्पर्य क्या हुआ, जो कविता के विषय नहीं थे वहां भी हमने उनको भी हमने कविता का विषय बनाया। जो विषय कविता के नहीं है उनको भी हमने कविता का विषय बनाया। हमने भीड़ में खोए हुए आदमी के ऊपर कविता लिख दी, हमने डाल पर बैठी हुई चिड़िया के ऊपर कविता लिखी, खरपतवार बिल्कुल यूजलेस जो पौधा एक पड़ा हुआ है सड़क पर यहाँ पर, उस कुकुर मुत्ता पर हमने कविता लिखी। ये प्रयोगवाद था, ठीक है। हर नए विषय को कविता का विषय बनाया, प्रयोगवाद था, ठीक है। बाजरे के सिरे पर हमने कविता लिखी और एक नायक अपने नायिका को कहता है कि तुम मस्ती से झूमती हुई मुझे ऐसे लगती हो जैसे बाजरे का सिरा। नायिका रूठती और कहती कि ये कौन सा सवाल होगा, अभी तक लोगों ने जूही की कली कहा, अभी तक लोगों ने कमल की पंखुड़ी कहा, अभी तक लोगों ने गुलाब की फूल कहा, यहाँ पर सुकुमार कोमल कहा यहाँ पर, और आप इस तरह से मतलब प्रयोग कर दो बाजरे का सिरा। तो कवि कहता है, नायक कहता है नायिका के लिए कि वो जितने घिसे पिटे उपमान है वर्षों से मैं देखता रहा हूँ, वो सड़ान से परिपूर्ण यहाँ पर, हजारों सालों से वही घिसे पिटे उपमान जो है नायिकाओं के लिए प्रयोग किए जाते रहे यहाँ पर, ठीक है। तुम्हें मैं एक पूर्ण रूप से भरपूर ताजगी का मतलब मूल रूप से दृश्य को देखता हूँ, ठीक है, आभास करता हूँ यहाँ पर। अब ये एक अलग दृष्टिकोण है, तुम क्या चाहो कि वो हजारों साल पुराने घिसे पिटे उपमान के साथ में तुम्हारा प्रयोग करूं या फिर एक नई ताजगी से परिपूर्ण इस बाजरे के सिरे के साथ में प्रयोग करूं यहाँ पर। ऐसा दृष्टिकोण जो दिखाई देता है वो उपमान मूल रूप से प्रयोगवाद का।
मतलब प्रयोगवाद में हर नए विषय पर कविता का प्रयोग किया। काल बहुत रूप से आगे निकलता है। अज्ञे का बहुत महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा। आपको पता होगा प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों में ही हम अज्ञे को स्वीकार करते हैं यहाँ पर। उसके बाद कविता का नया रूप हमें देखने को मिलता है 1953 से आज तक की कविता। इसमें फिर एक बार नई सोच, नई उमंग और नया उत्साह हमें देखने को मिला, क्योंकि बीच में जो ध्यान बट गया था कवियों का, जो उपेक्षा बीच में आ गई थी, जो निंदा बीच में आ गई थी, जो घृणा आ गई थी, जो अवसाद आ गया था, जो टूटन आ गई थी, वो सब निकल करके वापस एक बार नए दौर की कविताओं में, नए दौर के साहित्य में पुनः एक बार एक नई उमंग और नया उत्साह में देखने को मिला। वो नई सोच देखने को मिलती है 1953 से आज तक। इस तरह हम काल के विभाजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो चीजें हमने पढ़ी, ये सारी चीजें थी आधुनिक काल के अंतर्गत थी। ठीक है, ये जो चीजें थी सारी की से प्रारंभिक और मध्यकाल, लेकिन आधुनिक काल जो था ये भारतेंदु युग से प्रारंभ होकर के, और आधुनिक काल मूल रूप से कहां तक चलता है, यहां तक ये चर्चा चल रही है। यहाँ पर ये सारी चीजों का दृष्टिकोण हमने इसमें पढ़ा है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद की यदि हम चर्चा करते हैं, तो फिर पुनः एक बार वापस हम इस दृष्टिकोण में जाएंगे। आधुनिक काल की हम चर्चा कर रहे हैं, और अभी तक हमारा हो गया था काल विभाजन, यहां तक हो गया था नए उधार पर। ठीक है, ये जो दृष्टिकोण है इसकी अब हम चर्चा कर रहे हैं, और काल विभाजन के आधार की चर्चा करते हैं। ठीक है, ये कई बार ये टेक्नोलॉजी अस्त व्यस्त हो जाती है। काल विभाजन का आधार, हम जब किसी चीज का विभाजन करते हैं, किसी काल का निर्धारण करते हैं, तो कुछ तो आधार रहा होगा। कैसे हमने कह दिया ये भक्ति काल आ गया, कैसे हमने कह दिया ये वीर गाथा काल आ गया। जैसे हम प्रारंभ के काल की बात करते हैं, ठीक है, हमने प्रारंभ में आदि काल कह दिया, किसी विद्वान ने उसको वीर गाथा काल का नाम दे दिया, किसी विद्वान ने उसको चारण काल का नाम दे दिया, किसी ने उसको संधि काल का नाम दे दिया। तो इसके आधार क्या रहे होंगे, उसकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। जब भी किसी काल का हम निर्धारण करते हैं तो आधार के रूप में हम उसकी मूल प्रवृत्तियों को देखते हैं। आधार के रूप में हम उसकी मूल प्रवृत्तियों को देखते हैं कि इसकी मूल प्रवृत्ति क्या रही है। भक्ति काल में क्या ऐसा था कि व्यक्ति ने जो है सब कुछ वीरता को छोड़कर के ईश्वर के चरणों में अपने मन को रमा दिया, और लगभग 250-300 साल तक ईश्वर के चरणों के अतिरिक्त उसको कुछ नजर ही नहीं आया। ठीक है, वो एक अलग बात है कि भक्ति फिर आगे चल करके फिर दो धाराओं में बट गई है, वो दो धाराएं भी आगे चल के फिर अन्य दो धाराओं में बट गई, वो एक अलग विषय, लेकिन दौर तो वही चला। फिर लगभग 250-300 वर्षों के बाद अचानक ऐसा क्या आ गया कि अचानक व्यक्ति जो है उस भक्ति भगवान के चरणों से अपना ध्यान हटाकर और श्रृंगार में लगा दिया, प्रेम में डूब गए। रीति काल में ऐसा क्या हो गया कि नायिका के सौंदर्य के अतिरिक्त और मतलब राजाओं की वीरता के अतिरिक्त लोगों को कुछ नजर ही नहीं आया। प्रवृत्ति क्या थी उस काल की, आश्रय का काल था, और कोई किसी के आश्रय में रहेगा, किसी का खाएगा तो उसका गाना भी पड़ेगा यहाँ पर। इसलिए उस आश्रय में सिर्फ रानियों के झूठे सौंदर्य और राजाओं की झूठी वीरता का चित्रण लोगों को करना पड़ा। ये श्रृंगार का काल था। ठीक है, भक्ति काल में तो व्यक्ति पूर्ण रूप से पहले की परिस्थितियों से उब चुका था, इसलिए उनको भक्ति में लगानी पड़ी, ईश्वर के चरणों में मन रमाना पड़ा। तो कोई प्रवृत्तियां रही होंगी, कोई उद्देश्य रहा होगा, कोई मूल आधार रहा होगा। क्या है वो आधार काल के विभाजन का, आइए चर्चा करते हैं। किसी भी काल का विभाजन विभिन्न परिस्थितियों का आधार बना करके आज अक्सर जिनमें मुख्य रूप से जो प्रवृत्तियां पाई जाती है उनमें ग्रंथों में विद्यमान विषय वस्तु प्रवृत्तियां वाद तथा व्यक्तिगत प्रयासों को आधार बनाया जाता है। ठीक है, विषय वस्तु प्रवृत्तियां वाद मतलब कोई भी जो ग्रंथ है, मान लो उस काल में जो ग्रंथ लिखे गए, अब उस काल की विषय वस्तु क्या रही थी, काल का विभाजन करते समय उसको आधार बनाया जाता। मान लिया आपने 5 किताबों का अध्ययन किया और उन 5 पुस्तकों में आपने देखा कि सारी 5 पुस्तकों में श्रृंगार का ही वर्णन मिल रहा है, तो उस काल का जब आप नामकरण करेंगे तो आपको उसमें श्रृंगार का कहीं न कहीं नामकरण करना पड़ेगा। ठीक है, प्रवृत्तियां उस काल की आप देखेंगे, वाद देखेंगे कि जिन भिन्न भिन्न प्रकार के जो वाद मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है, चाहे वो प्रयोगवाद है, प्रगतिवाद है, ये जो विभिन्न प्रकार का जो दृष्टिकोण है, तो उस काल में एक निश्चित दौर में जो काम हुआ उसमें कौन सा चीज आपको दिखाई दिया, क्या चीज आपको दिखाई दी, तो ये जो वाद है मूल रूप से ये अलग वाद निकल जाएगा। इस तरह से हमें उसको प्रवृत्तियां देखनी पड़ती है, वहां का वाद देखना पड़ता है, वहां की विषय वस्तु देखनी पड़ती है। ठीक है, जैसे आप आदिकाल के नामकरण की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 कृतियों को आधार बनाया। आदिकाल या वीरगाथा काल की हम बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 कृतियों को आधार बनाया, और वो 12 की 12 जो कृतियां थी वो सारी उनमें रासो साहित्य हमें देखने को मिला। रासो उस समय वीरता का प्रतीक था, तो कंप्लीट जब उसमें वीरता उनको दिखी कि 12 महत्वपूर्ण कृतियां इस काल की और सबके सब में आप वीरता का चित्रण कर रहे हो, इसलिए हम इसको वीर गाथा काल के नाम से जानेंगे। बीच में जब दौर आया उसके बाद आदिकाल के बाद, तो उसमें भक्ति का वर्णन, तो जो जितनी भी कविताएं हैं, जितनी भी रचनाएं हमें पढ़ने को मिली, चाहे वो सूरदास की बात थी, चाहे वो तुलसीदास की बात थी, चाहे वो मीराबाई की बात थी, वो रैदास की बात थी, अन्य संत कवियों की चर्चा थी यहाँ पर। ठीक है, सब लोगों ने ईश्वर का ही गुणगान किया यहाँ पर, इसलिए हमने उसको भक्ति काल नाम देना पड़ा। तो जब हम किसी चीज का नामकरण करते हैं तो उसकी विषय वस्तु देखते हैं, उसकी प्रवृत्तियां देखते हैं, उसका वाद देखते हैं तथा व्यक्तिगत प्रयास देखते हैं कि आपने उसमें कितना काम किया।
और किस फील्ड में काम किया, इन सारी चीजों को आधार बनाकर उसकी कंटेंट को देखते हैं, उसकी प्रवृत्तियों को देखते हैं, उसके वाद को देखते हैं, उसके व्यक्तिगत प्रयासों को देखते हैं, और तब जाकर हम किसी काल का नामकरण करते हैं, आधार बनाया जाता है। किसी भी काल का प्रारंभ तथा समापन एकाएक नहीं हो सकता, इसलिए लगभग आधी सदी को उसी के अंतर्गत गिना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, नहीं कि आदिकाल आया और ये 1350 में खत्म हो गया, फिर 1350 से शुरू हो गया और 1650 तक भक्ति काल आ गया, ऐसा फिक्स नहीं होता। ये कोई फिक्स थोड़ी होता है कि आज शाम 12 बजे तक रात्रि ये रहेगा और उसके बाद में मुद्रा बदल जाएगी, ऐसा तो नहीं, कोई काल तो नहीं बदलेगा। काल के निर्धारण में सदियां लग जाती हैं। एक काल में जो प्रवृत्ति चल रही है, धीरे धीरे उस प्रवृत्ति का एंड होगा और उसके बाद में दूसरा दौर चलेगा। कोरोना से पहले जो चल रहा था, हम ऑफलाइन में बिल्कुल धड़ल्ले से चल रहे थे सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अचानक फिर क्या हुआ, बीच में सारी चीजें खत्म हो गई और हम इसमें ऑनलाइन की प्रक्रिया में आ गए। अब जब वापस सब कुछ खुला है तो ये धीरे धीरे ये चीजें कम हो रही, वापस फिर हम ऑफलाइन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर जो भी है, तो एक दिन में ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल अब आज से ऑफलाइन क्लासें बंद, बस ऑनलाइन शुरू। कोई दौर आ गया होगा बीच में, लेकिन उसके बाद पुनः वो चल जाएगी। हाँ, ये व्यवस्थाएं चलेगी 15 से 50 सालों तक ये चलेगी, लगभग 20-30 सालों तक ये व्यवस्था चलेगी। फिर उसमें देखेंगे अब हम ऑफलाइन में जाना है या ऑनलाइन में जाना है, फिर एक नया दृष्टिकोण आएगा, फिर एक नए युग का निर्धारण होगा यहाँ पर, ठीक है। बीच वाला जो ये दौर है यहाँ पर, ये तो हम ऑनलाइन का दौर कह सकते हैं। ऐसे ही कोई भी जो काल होता है वो एक दिन में नहीं बदल जाता, लगभग 50 से 100 साल का जो अंतराल होता है, जो अवधि होती है, उस अवधि को हम लेकर के चलते हैं। वो 50 साल पहले भी हो सकता है, 50 साल बाद में भी हो सकता है, क्योंकि कोई चीजें फिक्स नहीं होती कि बस आज तक ये काल और कल से ये काल शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता। यही बात यहाँ पर कही गई है। काल विभाजन के प्रत्येक प्रयासकर्ता ने अपने ढंग से काल निर्धारण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान दिया। क्या क्या उसका आधार होता है जिसमें हम बात करते हैं। अब जैसे हम गारसा दत्तासी की बात करते हैं, तो गारसा दत्तासी ने यहां हम सबसे पहले देखते हैं गारसा दत्तासी ने जिन कवियों का उल्लेख है, उनके जीवन वृत्त में ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो काल निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। जॉर्ज ग्रेसन ने धार्मिक तथा दरबारी परंपरा का वर्णन किया, यह भी नहीं कहीं न कहीं काल निर्धारण का आधार तय करती है। रीतिकाल ग्रंथों में आचार्यत्व का जो रूप शुक्ल ने प्रस्तुत किया है, तो स्वयं काल का स्वरूप तैयार करता है। शुक्ल ने जिन 12 रचनाओं को आधार बनाकर आदिकाल का निर्धारण किया, वे समस्त रचनाएं कहीं न कहीं कुछ विशेष तथ्यों को छोड़ती है, जिनमें काल का निर्धारण में कुछ मदद मिलती है। ये चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। भाई कोई भी व्यक्ति करेगा, गारसा दत्तासी ने हालांकि मूल रूप से काल निर्धारण का प्रयास किया ही नहीं, ठीक है। शिव सिंह सेंगर ने काल निर्धारण का प्रयास नहीं किया, लेकिन आगे वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो काल का निर्धारण करने का प्रयास किया है, तो वहां पर उस काल में जो परिस्थितियां पनपी उसी का तो वर्णन आप करेंगे। भक्ति काल में जो हम वर्णन करेंगे, भक्ति काल को क्यों हमने भक्ति काल कह दिया कि तत्कालीन लगभग 300-400 वर्षों की जब हमने रचनाओं को उठाया, तो हमने देखा कि ईश्वर के चरणों के अतिरिक्त, भक्ति के अतिरिक्त उन रचनाओं में कुछ नजर ही नहीं आया, इसलिए हमने उसको भक्ति काल का नाम देना पड़ा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन 12 रचनाओं को आधार बनाया, उसमें देखा कि वीरता के अतिरिक्त किसी में कुछ है ही नहीं, इसलिए हमने उनको वीर गाथा काल या आदि काल का नाम देना पड़ा। आदि तो चूंकि प्रारंभिक काल था, इसलिए हमने कहा। रीति काल की यदि हम चर्चा करें, तो रीति काल की कविताओं में हमें आचार्यत्व के लक्षण महसूस हुए। आचार्य यानी लक्षण ग्रंथ का प्रारंभ होता है। यहाँ पर पढ़ा होगा आपने, सुना होगा लक्षण ग्रंथ। क्या होते हैं लक्षण ग्रंथ? जहां पर किसी पर्टिकुलर किसी साहित्य की एक रूपरेखा निर्धारित कर दी हो, ठीक है, साहित्य की एक लक्षण निर्धारित कर दिया। लक्षण अपने आप में विशिष्ट होता है, जो सबसे भिन्न होता है। तो जो लक्षण ग्रंथों की परंपरा प्रारंभ होती है, वो रीति काल से प्रारंभ होती है। नख सिख वर्णन जो मिलता है, वो रीति काल में मिलता है। नाखून से लेकर चोटी, एड़ी से लेकर चोटी तक का जो दृष्टिकोण, जो व्यापक वर्णन मिलता है, वो हमें रीति काल में देखने को मिलता है। श्रृंगार का जो बाहुल्य है, वो हमें रीति काल में देखने को मिलता है। नारी का जो सौंदर्य है, वो हमें रीति काल में देखने को मिलता है। तो लगभग ये 300-400 वर्षों का जो समय है, इसमें तो हमने कहा कि नायिकाओं को सौंदर्य के अतिरिक्त और राजा की वीरता के अतिरिक्त लोगों को कुछ नजर ही नहीं आया। कारण क्या था? हमने कहा ये आश्रय का काल था। कारण आश्रय का काल था। ये राजाओं के आश्रय में एक दरबारी कवि बनकर के रहते थे, राजकवि बनकर के रहते थे, उनके ऐश्वर्यों को लूटते थे। तो अगर कोई व्यक्ति मेरे सानिध्य में रहेगा या मैं किसी के सानिध्य में रहूंगा, तो वो जैसे कहेगा वैसा मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। एक एक असरफी पर, एक एक मुद्राओं पर बिहारी जैसे लोग काम करते थे, आपको पता है। एक मुद्रा पर, एक श्लोक के ऊपर, एक दोहे के ऊपर एक असरफी मुद्रा मिलती थी बिहारी ने। इस तरह से बिहारी सतसई लिख दी, लगभग 713 दोहे लिखती है बिहारी ने। उसमें क्या काम करते थे ये लोग? ये लोग मुद्रा के लिए काम करते थे, ये लोग पैसे के लिए काम करते थे, ठीक है। ये लोग जिसके दरबार में रहते थे उसी की खाते थे और उसी का गाते थे, उसी के लिए लिखते थे। यहाँ पर मजाल क्या, उसके खिलाफ लिख दे। नारी में सौंदर्य था या नहीं था, लेकिन उनको नजर आता था। क्यों? क्योंकि राजा देख रहा होता ऊपर। झूठे सौंदर्य की चर्चा करते थे और सोने का हार ले लेते थे, मोतियों की माला ले लेते थे, राजाओं की वीरता का चित्रण करते थे, ठीक है, और मतलब पूर्ण रूप से
वो इस तरह का वर्णन करते थे। इसीलिए कई बार हमने कहा कि जो आदिकाल है, आदिकाल में जो वीरता का चित्रण मिलता है वो कहीं न कहीं उसमें प्रामाणिकता का अभाव है, क्योंकि इतना वीरता का चित्रण कर दिया आदिकाल में जो शायद एक मनुष्य के लिए असंभव सा लगता है कि मनुष्य संभवतः ऐसा तो नहीं कर पाया होगा, इसलिए प्रामाणिकता का अभाव नजर आता है वहां पर। ठीक है, हर काल की अपनी प्रवृत्ति होती है, हर काल की अपनी विषय वस्तु होती है, हर काल की अपनी स्थिति होती है, हर काल की अपनी रूपरेखा होती है, व्यक्तियों का व्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है, और जो तथ्य उसमें मिलते हैं पुस्तक, उनको आधार बनाकर जो सबसे अधिक मिलता है उसी के आधार पर काल का निर्धारण हम लोग कर देते हैं। आदिकाल के विभिन्न नामों की यदि हम चर्चा करें, एक सवाल निश्चित रूप से बनता है, इसमें से क्वेश्चन बनता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा। क्यों कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल? क्योंकि हमने कहा कि जिन 12 रचनाओं को आधार बनाया, उन 12 रचनाओं में वीरता का ही चित्रण आचार्य शुक्ल को नजर आया, इसलिए इन्होंने उसका नामकरण वीरगाथा काल कह दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा। बीज वपन यानी बीज बोना। ये काल जो था जहां जिस चीज के बीज बोए गए, आगे चल करके कालांतर में हुई पुष्पित और पल्लवित होता है, वो अंकुरित हुए यहाँ पर। ठीक है, चाहे वो रीति की बात है, श्रृंगार की बात है, या भक्ति की बात है। तो आज जो बीज बोएगा वो 1000 साल के बाद, 50 साल के बाद या 100 साल के बाद, जो भी उसकी कैटेगरी होती है, अवधि होती है, उसके बाद उसका निर्धारण होता है। तो बीज बोने का काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा, क्योंकि वीरता का चित्रण इसमें होता है, जैसा शुक्ल ने कहा। रामकुमार वर्मा ने संधि कालोच्चारण काल कहा। संधि का मतलब दो को जोड़ना होता है। तो यह एक ऐसा काल था जहां पर वीरता प्राय जा रही थी और भक्ति प्राय आ रही थी। तो जैसे हमारा संध्या का समय संक्रमण काल होता है, जिसको हम संधि काल कहते हैं। ठीक है, संधि का मतलब भी जोड़ना होता है, एक समय जा रहा है और दूसरा आ रहा होता है यहाँ पर। ठीक है, वो जो समय होता है इसलिए उसने संधि काल कहा। चूंकि इसमें चारणों का बोलबाला था इसलिए इसको चारण काल कह दिया। चारण जो था वो निश्चित रूप से युद्ध में जाते थे और युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी होते थे। युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी होते थे। युद्ध में जो राजाओं के साथ रहते थे और राजा जैसा वर्णन करते थे उसका वर्णन वो करते थे और उनका मतलब हौसला अफजाई करते थे। चारण तो अब चूंकि चारणों का साहित्य उस काल में अधिक मिलता है इसलिए चारण साहित्य कह दिया। राहुल शंकरताय ने सिद्ध सामंत काल कहा कि सिद्ध सामंतों का युग था, ये तो सामंत व्यवस्था इसको देखने को मिली। गणपति चंद्र ने प्रारंभिक काल कह दिया, चूंकि शुरू का काल था इसलिए प्रारंभिक काल। मिश्र बंधुओं ने वही आरंभिक काल का, आदि काल है, आरंभिक काल है, प्रारंभिक काल है, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि शुरुआती दौर है तो आप कह सकते हैं उसको। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी कहते हैं यहाँ पर, जहां से आपने देखा कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर बीच में अवहट का दौर आया और वहां पर शौरसेनी और फिर हिंदी का प्रारंभ होता है, वहां पर बीच में जो है वो उसको पुरानी हिंदी का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी देते हैं। गुलेरी ने हिंदी और संस्कृत दोनों पर समान रूप से कार्य किया, आपको ध्यान रखना है। संस्कृत में भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान था गुलेरी का और हिंदी में भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान गुलेरी का। उसने कहा था, जैसे अमर प्रेम कहानी, हिंदी की पहली प्रेम कहानी, उसने कहा था कि जैसे लिखा यहाँ पर, ठीक है, कि किस तरह व्यक्ति अपने मान मर्यादा के लिए, अपने एक कथन के लिए अपना सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर देता है, चाहे वो बुद्धू का काट आ रहा हो या फिर उसकी और कहानी आ रही हो। ठीक है ना, उसने कहा था 3 कहानियां जीवन में लिखी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा, जो भी है उनकी हम चर्चा करेंगे। कछुआ धर्म आदि निबंध बहुत महत्वपूर्ण है इनका। रमाशंकर शुक्ल जो है बाल्यावस्था काल का यहाँ पर, ठीक है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी आदि काल, वासुदेव सिंह शंभुनाथ उद्भव काल का यहाँ पर, संक्रमण काल राम खिलावन पांडे, सर जॉर्ज ग्रियर्सन चारण काल। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले काल का विभाजन किया। इनको देखा, इन्होंने देखा कि वहां पर चारणों का अधिक बोलबाला रहा है, चारणों के साहित्य का अधिक बोलबाला रहा है, ठीक है, इसलिए इसको चारण काल का नाम उन्होंने दे दिया। इस काल का वास्तविक जो नाम था वो वीरगाथा काल रहा, वास्तविक नाम वीरगाथा काल ही रहा। या तो हम आदि काल के नाम से जानते हैं या फिर हम इसको वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं। हमने कहा प्रारंभिक अवस्था में हमने इसको आदि काल का ही नाम दिया, लेकिन जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं को आधार बनाया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं को आधार बनाया और इन 12 रचनाओं को आधार बनाने के बाद इन्होंने देखा कि वीरता के अतिरिक्त उसमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा, तो फिर इन्होंने वीरगाथा काल का, और वो हमने पहले कहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो किया उसके बाद तो फिर वो एक प्रमाण बन गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो किया उसके बाद वो प्रमाण बन गया। उससे पहले की चीजें प्राय धुंधली होती चली गई, फीकी पड़ती चली गई, शोध के विषय है। आचार्य शुक्ल ने जिन 12 रचनाओं को आधार बनाया, 12 रचना पृथ्वीराज, रासु, चंद्र बताए। यदि हम रासु की जब हम पढ़ेंगे वहां पर चर्चा करेंगे, फिलहाल हम पढ़ नहीं रहे हैं। फिलहाल हम काल का विभाजन कर रहे हैं कि कौन से काल में क्या हुआ, यहाँ पर काल का नामकरण किस ढंग से हुआ, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे आदिकाल को, आदिकाल की प्रवृत्तियों की बात करेंगे, वहां हम रासु साहित्य की चर्चा करेंगे। रासु क्या है? रासु वीरता से प्रतीक था यहाँ पर, ठीक है। फिर कालांतर में धीरे धीरे उस काल के बाद जब भक्ति काल तक आया तो धीरे धीरे वो प्रेम की ओर चला गया, रीति काल में आया धीरे धीरे वो नृत्य की ओर चला गया, रास जो जैसे कृष्ण का रास हो गया। फिर यहाँ पर तो यहाँ पर रासु प्रारंभिक जो दौर था वो रासु साहित्य केवल और केवल वीरता का चित्रण मिलता था यहाँ पर, ठीक है। विशल देव रासु नरपति नाल, खुमान रासु दलपति विजय, विजयपाल रासु नल सिंह, हमीर रासु सारंग, रचनाकार है, सारे की सारी कृतियां हैं, ये रचनाकार है। नाम याद
रखना है, इनको आधार भी बना है इसलिए भी याद रखना है, और इस कृति का रचनाकार कौन है ये अलग से क्वेश्चन है, इसे भी याद रखना है। रटने की चीज इसमें बहुत ज्यादा मेरे बताने कुछ है नहीं। परमाल रासो जो है जगने की कृति, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर, कीर्ति लता कीर्ति पताका, ठीक है, विद्यापति की कृतियां। इसी प्रकार विद्यापति की पदावली है, विद्यापति कृतियां। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि इन 12 कृतियों में कौन सा ऐसा व्यक्ति था, कौन सा ऐसा रचनाकार था जिनकी 3 कृतियों को शामिल किया गया। विद्यापति, जिसको मैथिल का कोकिल कहा जाता है, जिसको अभिनव जयदेव कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत सवाल है, जब हम पढ़ेंगे मैंने कहा बहुत सवाल है, एक के बाद एक कितने क्वेश्चन बन जाते हैं कि क्लास खत्म होने का नाम नहीं लेती। जब हम पढ़ते हैं तो कक्षाएं खत्म होने का नाम नहीं लेती, क्योंकि एक के बाद एक चीजें निकलती रहती है और वो क्लास का दौर जो है आगे बढ़ता रहता है। कैसे खत्म होगा, आपको ऐसे ही अध्ययन करना है। कहीं भी पढ़िए, मैं नहीं कह रहा मेरे पास आइए, कैसे भी पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, लेकिन आपको निश्चित रूप से पढ़ना तो पड़ेगा, निश्चित रूप से आपको पढ़ना तो पड़ेगा। इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्यों, क्योंकि बहुत डीपली आपको जाना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कीर्ति पताका, ये भी विद्यापति की है। ठीक है, मैं कीर्ति पताका की बात कर रहा हूँ, ये कीर्ति पताका भी विद्यापति की है, विद्यापति पदावली भी विद्यापति की है, कीर्ति लता भी विद्यापति की है। तो कौन सा ऐसा रचनाकार, कौन सा ऐसा कवि जिनकी 3 कृतियों को नामकरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा वीर गाथा काल का निर्धारण करने में शामिल किया गया है, तो उस व्यक्ति का नाम क्या हो गया आपके सामने, विद्यापति। ठीक है, विद्यापति की बात आती है तो विद्यापति को मैथिल का कोकिल कहते हैं, मैथिली भाषा पर बहुत अधिक कार्य किया। विद्यापति को हम अभिनव जयदेव के नाम से जानते हैं। क्या अभिनव जयदेव के नाम से जानते हैं या क्या विद्यापति को मैथिल के कोकिल के नाम से जानते हैं, दोनों चीजों को निश्चित रूप से आपको स्वीकार करना है यहाँ पर। ठीक है, और रचना हम बात कर रहे थे यहाँ पर, जैसे जयचंद्र प्रकाश की भट्ट केदार रचनाकार है, और रचनाएं जो हैं जिनका वर्णन हम कर चुके हैं। हम फिलहाल पढ़ रहे हैं 12 कृतियों को। ये जो 12 हमारी कृतियां हैं, इन 12 कृतियों को आधार बनाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभिक जो काल था, आदि काल जो था, उसको वीर गाथा काल का नाम दिया है। ठीक है, कारण क्या था वीर गाथा काल, क्योंकि कंप्लीट इन 12 कृतियों में वीरता का चित्रण देखने को मिलता है, वीरता का दृष्टिकोण देखने को मिलता है। इसका जो कंटेंट, मूल विषय वस्तु थी, उसमें कहीं ना कहीं वीरता का दृष्टिकोण होता है, वीरता के दर्शन होते हैं। इसलिए मूल रूप से किन लोगों ने क्या नामकरण किया, ये भी आपको ध्यान रखना है इस क्लास में। 12 कृतियां कौन सी है ये आपको ध्यान रखना है, 12 कृतियों के रचनाकार कौन है ये आपको ध्यान रखना है, 12 कृतियों में कौन सी प्रवृत्ति की अधिकता मिलती है वीरता की, वो आपको ध्यान रखना है। काल विभाजन किस व्यक्ति ने किस नाम से किया वो आपको ध्यान रखना है, और काल विभाजन का आधार क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात जिसने हमने कहा, उस काल की प्रवृत्तियां होती है, विषय वस्तु होती है, व्यक्तिगत प्रयास होते हैं, उस काल में क्या सबसे ऊपर प्रभावी ढंग से चल रहा होता था, काल का दौर क्या है, काल की मानसिकता क्या है, उस काल के विद्वानों ने किस ढंग से सोचा, उनकी सोच क्या है, उन सब चीजों का वर्णन किया जाता है। इसी को आधार बनाकर हम इनका निर्णय काल का निर्धारण और नामकरण का निर्धारण करते हैं। इसीलिए कहा गया कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज में जो भी कुछ दिखता है, ठीक है, साहित्यकार वैसा ही उल्लेख कर देता है, और अगर यथार्थवादी दृष्टिकोण से वैसा उल्लेख करेगा तो निश्चित रूप से उस काल की प्रवृत्तियां, उस काल का स्वरूप, उस काल की झांकी निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसीलिए हमने आदि काल का नामकरण किया, हमने भक्ति काल का नामकरण किया, हमने रीति काल का नामकरण किया, और हमने आधुनिक काल का नामकरण किया। तो मित्रों, आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।